हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग मॉड्यूल बी का क्विकली रिवाइज करेंगे। आप लोगों को पता होगा मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्विक रिवीजन का। इसमें मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, चाहे एवीएम को हो चाहे बीएफएम को हो, सभी के मैं क्विक रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन से पहले यदि उससे एक बार देख कर जाएँ तो मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन जल्दी आप लोग रिवाइज कर पाएंगे टॉपिक्स को। और ये लास्ट टाइम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो उसी क्रम में आज हम लोग मॉड्यूल बी को रिवाइज करेंगे दोस्तों। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ करवा पाऊंगा, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बाकी हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने का इस पार्टिकुलर पीडीएफ में। चलिए सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, तो इसीलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा कवर यदि मान लीजिए कि आपको स्लो करना है तो आप यूट्यूब के सेटिंग में 1 की जगह 0.5 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर सकते हैं। तो रिस्क एक तरह का अनफेवरेबल इम्पैक्ट होता है नेट कैश फ्लो पे, ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये तो पता ही होगा। और कैपिटल जो एक तरह का कुशन का काम करता है, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा आर ए आर ओ सी पे राइज होगा। दोस्तों, आर ए आर ओ सी पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, एक केस स्टडी पूछा गया था पिछले बार, तो उसका आप लोग हमारा जो केस स्टडी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप आर ए आर ओ सी पे केस स्टडी को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आर ए आर ओ सी का फुल फॉर्म याद रखिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा आर ए आर ओ सी में राइज होगा। चलिए रिस्क का टाइप देखते हैं। तो रिस्क को ट्रांजैक्शन लेवल पे देखा जाता है और पोर्टफोलियो लेवल पे देखा जाता है। ट्रांजैक्शन लेवल पे जो रिस्क होते हैं वो क्रेडिट रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, और वो यूनिट लेवल पे मैनेज किए जाते हैं। और पोर्टफोलियो लेवल पे जो रिस्क होते हैं उसमें लिक्विडिटी रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। ये भी ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क है, लेकिन इसे पोर्टफोलियो लेवल पे मैनेज किया जाता है। अब हम लोग रिस्क मेजरमेंट पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला रिस्क मेजरमेंट टेक्निक है वो है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को मैं समझा देता हूँ। ये मार्केट वैल्यू में जो चेंज आता है वो ये है ड्यू टू 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट। समझिए बात को, इंटरेस्ट रेट आपका 1% चेंज हो गया, उसके कारण मार्केट रेट में क्या चेंज आएगा, वही होता है हमारा सेंसिटिविटी, ठीक है दोस्तों। जो इंटरेस्ट रेट गैप होता है वो सेंसिटिविटी होता है इंटरेस्ट रेट मार्जिन का बैंक बुक का, और जो ड्यूरेशन होता है वो सेंसिटिविटी होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग बुक का। अंतर समझिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट गैप किसका सेंसिटिविटी है, बैंकिंग बुक का, ठीक है, और बैंकिंग बुक के इंटरेस्ट रेट मार्जिन का, और जो ड्यूरेशन है वो किसका सेंसिटिविटी है, वो ट्रेडिंग बुक का सेंसिटिविटी है। चलिए एक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं। तो एक तो तरीका है सेंसिटिविटी के बेसिस पे आप मेजर कर लीजिए, दूसरा है वोलेटिलिटी पे मेजर कर लीजिए। वोलेटिलिटी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये शो करता है डिस्पर्सन अराउंड द एवरेज ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, यानी हमारे पास यदि रैंडम वेरिएबल है उसके एवरेज से कितना डिस्पर्सन हो रहा है, तो उसका मेजरमेंट होता है हमारा वोलेटिलिटी, ठीक है। और इसे कहा जाता है, ये जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, हमें वोलेटिलिटी किसी स्टॉक प्राइस का निकालना है किसी गिवन पीरियड के लिए। तो वोलेटिलिटी वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेली हो सकता है। मान लीजिए हम वीकली वोलेटिलिटी को निकालना चाह रहे हैं, और हमें क्या नोट करना है, हम लोग क्या करेंगे नोट, हम लोग नंबर ऑफ वीक का स्टॉक प्राइस को नोट करेंगे। उसका मीन हमें दिया गया है 123.62। वेरिएंस पता होगा आपको, वेरिएंस क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, वो भी दिया होगा 82.70, ठीक है। ये आपने वीकली स्टॉक प्राइस के डाटा से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। अब वोलेटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोलेटिलिटी कुछ और नहीं है दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दोस्तों वेरिएंस कितना है हमारा 82.70, ठीक है। तो और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट ओवर वेरिएंस होता है दोस्तों। यहाँ पे रूट गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ रूट भी पुट कर लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर वेरिएंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो वेरिएंस कितना है 82.70 है, उसका रूट निकालिएगा तो कितना होगा 9.09 होगा दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि आपको डाटा यदि दी रहेगी तो आप पहले वेरिएंस निकालिएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, या जिसे हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे मैंने रूट नहीं डाला है, यानी रूट ओवर 82.70 जब कीजिएगा तो आपको आएगा 9.09। और दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा, यदि किसी टाइम हॉरिजन में वोलेटिलिटी निकालने पूछा गया तो आप क्या कीजिए, डेली वोलेटिलिटी जो निकालें उससे लिख लीजिए इंटू अंडर रूट टी कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ टी कर लीजिए, टी हमारे टाइम पीरियड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, डेली वोलेटिलिटी 1.5 दिया हुआ है, तो मंथली वोलेटिलिटी कितना होगा 1.5 इंटू रूट ओवर 30। रूट ओवर 30 का वैल्यू होता है 5.48, जो कि आपको मिल जाएगा 8.22। टाइम हॉरिजन ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगा। चलिए हम लोगों ने सेंसिटिविटी देख लिया, हम लोगों ने वोलेटिलिटी देख लिया। अब तीसरा है हमारा डाउनसाइड पोटेंशियल। डाउनसाइड पोटेंशियल भी एक रिस्क मेजरमेंट का टेक्निक है, जो कि लॉसेस को कैप्चर करता है, जो प्रॉफिट को इग्नोर करते हुए। और कैलकुलेशन को इसका दो कंपोनेंट होता है, एक है पोटेंशियल लॉस और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। और ये जो मेजर है वो मोर
रिलाई किया जाता है बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है तीनों में से सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन है, तो याद रखिएगा डाउन साइड पोटेंशियल है। इसमें वीआर क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क जो है एक तरह का डाउन साइड रिस्क मेजरमेंट है दोस्तों। हम लोग वीआर को आगे कवर करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग रिस्क प्राइसिंग को देखते हैं। रिस्क प्राइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रेट में रिस्क प्रीमियम को ऐड करते हैं। किस कारण से, उसका कारण देखिए। पहला कारण है नेसेसरी कैपिटल इज टू बी मेंटेन एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। दूसरा कारण है कैपिटल इज रेज्ड विद कॉस्ट। तो दोस्तों कैपिटल रिक्वायरमेंट रिस्क प्रीमियम क्यों ऐड किया जाता है ये बताइए, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसका दो कारण है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें कैपिटल को रखना है, और दूसरा ये है कि कैपिटल को रेस करना है कॉस्ट के साथ। एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए 100 लोन अकाउंट है और लेवल 2 रिस्क है सभी का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज लॉस जो है वो 2% है इन सभी लोन अकाउंट पे। तो रिस्क प्रीमियम 2% का लिया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्राइसिंग के अंदर क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस प्रोबेबिलिटी और कैपिटल चार्ज। उसके बाद दोस्तों रिस्क मिटिगेशन पे आते हैं। तो क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करते हैं कोलेट्रल को एक्सेप्ट करके, थर्ड पार्टी गारंटी को एक्सेप्ट करके, और हमारा जो एडवांस है उसे डाइवर्सिफाई करके। तो ये 3 तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, डेरिवेटिव्स को यूज करके या इंटरेस्ट रेट स्वैप को यूज करके। फॉरेक्स रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करके या फ्यूचर में इंटर करके। यदि मान लीजिए हम लोग अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग एडवांस देते हैं जिसका अलग अलग रिस्क परसेंटेज है, तो ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के थ्रू। तो हाँ, ये सब कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग रिस्क को मिटिगेट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है। इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉड्यूल बी के वो हमने कवर किया है। तो जिन लोगों को इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों बैंकिंग बुक को समझते हैं। बैंकिंग बुक के अंदर जितने भी एडवांस हैं, डिपॉजिट्स हैं या बोरोइंग्स हैं जो कि कमर्शियल या रिटेल बैंकिंग से आते हैं, वो सभी के सभी इंक्लूडेड हैं। और वो लोग और ध्यान रखिएगा बैंकिंग बुक्स के अंदर मैच्योरिटी तक हेल्ड किया जाता है और अकाउंटिंग का एक्रूवल सिस्टम अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर जो रिस्क होते हैं वो लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। अभी हम लोग सभी रिस्क के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेडेड रिस्क के बारे में जान लीजिए, ये वो इसके अंदर वो एसेट्स होते हैं जिसको मार्केट में ट्रेड किया जाता है, इसे मैच्योरिटी तक नहीं रखा जाता है और इनका जो पोजीशन है वो टाइम टू टाइम लिक्विडेट होता है। दीज आर मार्क टू मार्केट, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू इज टेकन एज प्रॉफिट। ट्रेडिंग बुक के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटीज आता है, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स आता है और कमोडिटीज आती है, ठीक है। इसके अंदर डेरिवेटिव्स भी आती है और जो रिस्क होता है उसके अंदर मार्केट रिस्क होता है। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा मतलब नहीं है कि मार्केट रिस्क ही खाली है, क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है और लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है। और उसके बाद हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, इसके अंदर कंटिजेंट लायबिलिटीज, गारंटीज, एलसी एंड अदर ऑब्लिगेशंस आते हैं, इसके अंदर भी डेरिवेटिव्स आते हैं। और ये जो है ट्रेडिंग बुक का भी पार्ट हो सकता है या बैंकिंग बुक का ही पार्ट हो सकता है आफ्टर दे बिकम फंड बेस्ड एक्सपोजर। अब दोस्तों टाइप ऑफ रिस्क पे आते हैं। तो देखिए टाइप रिस्क तो बता ही दिया हूं मैंने कि ये इनेबिलिटी है कि हम फंड को नहीं ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। तो रिस्क किस किस टाइप का होता है, पहला है फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क का कारण क्या है, अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल, मतलब कि पहले से सोचा नहीं गया था लेकिन विड्रॉ किया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। और एफडी का नॉन रिन्यूएबल, एफडी को रिन्यू भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो फंडिंग रिस्क आ जाएगा। टाइम रिस्क क्या होगा, नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो फ्रॉम लोन्स, ठीक है दोस्तों, नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो फ्रॉम लोन इन टाइम ड्यू टू हाई राइट एनपीए। तो एनपीए यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोन से जो रिसिप्ट है, जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट था वो नहीं मिल पाएगा हमें, तो उसे कहते हैं हम लोग टाइम रिस्क। उसके बाद दोस्तों कॉल रिस्क। कॉल रिस्क के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। सी से कॉल रिस्क और सी से क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे याद कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो लॉस होता है किसके कारण, जो हमारा इंटरेस्ट रेट का एडवर्स मूवमेंट होता है उसके कारण। और उसका देखिए टाइप क्या क्या है, पहला टाइप है गैप और मिसमैच रिस्क। तो जैसा कि नाम ही है, ये जो रिस्क होता है वो गैप जो हमारा मैच्योरिटी है और जो मैच्योरिटी एसेट और लायबिलिटी का जो मैच्योरिटी है उसके जो गैप है उसके कारण जो रिस्क आता है उसे गैप और मिसमैच रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी लॉन्ग टर्म लोन को हम लोग फंड करते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के द्वारा, ठीक है। और जब मैच्योर हो जाता है वो डिपॉजिट तो लायबिलिटी को रिप्राइसिंग हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बेसिस रिस्क है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दस क्रिएशन वैरिंग इन नेट रेसिडेंट इनकम। उसके बाद दोस्तों यील्ड कर्व रिस्क है, ठीक है दोस्तों। यील्ड क्या होता है, यील्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है सिक्योरिटीज़ पे, यानी हमें जो सिक्योरिटीज़ पे रिटर्न मिलती है उसे यील्ड कहते हैं। तो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वो यील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और इसी कारण एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा एनआईआई को भी अफेक्ट करता है। एनआईआई क्या होता है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम। उसके दोस्तों एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट का एडवर्स मूवमेंट के कारण कभी कभी हमारा सीसी या हमारा डिमांड लोन या टर्म लोन का प्री पेमेंट हो जाता है दोस्तों।
इसके कारण क्या होगा, प्रीमैच्योर विड्रॉल। जब भी प्रीमैच्योर विड्रॉल दिखे, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क पे टिक लगाना है। इसके कारण भी हमारा एनआईआई रिड्यूस हो जाएगा, इसे हम लोग एम्बेडेड रिस्क कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इंटरेस्ट इट इज अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लो कुड बी री इन्वेस्टेड। अगला है दोस्तों मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क एक तरह का रिडक्शन इन मार्क टू मार्केट वैल्यू होता है किसी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का, जैसे इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसी एक्सेट्रा। प्राइस रिस्क कब होता है, जब एसेट को मैच्योरिटी से पहले ही बेच दिया जाए। ठीक है, आपको पता होगा बॉन्ड प्राइस और यील्ड में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, और आज हमारा आईआर आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फॉरेक्स रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क कब होता है, जब बोरोवर जो है अपना कमिटमेंट को मीट नहीं कर पाता है। वो दो तरह का होता है, काउंटर पार्टी और एक कॉन्ट्री रिस्क। काउंटर पार्टी कब होता है, जब बोरोवर इनेबल हो जाता है, वो समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है, अब वो जो है, अब वो इसलिए उसका जो अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो गया है, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। और कॉन्ट्री रिस्क कब होता है, कि जब कोई कंट्री के कारण जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया है उस कारण से बोरोवर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे कॉन्ट्री रिस्क कहते हैं। उसका दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क आता है। ऑपरेशनल रिस्क किस कारण से होता है, इंटरनल प्रोसीड्यूर में कुछ फेलियर आ जाए, पीपल में कुछ फेलियर आ जाए, सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाए, जैसे मान लीजिए डकैती हो गया, फ्लड आ गया, फायर हो गया। ठीक है, तो इसके कारण कौन कौन से रिस्क आते हैं, फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एंड लीगल रिस्क। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिस्क कब होगा, जैसे मान लीजिए फ्रॉड के कारण जो रिस्क आता है, या बिजनेस प्रोसेस फेल हो गया उसके कारण रिस्क आता है। कंप्लाइंग रिस्क कब होता है, जब रेगुलेशंस जो हैं, जो लॉज हैं और जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसको हम लोग उसको कंप्लाई नहीं कर पाए। दोस्तों इसके अलावा कुछ और रिस्क है जो कि देख लेते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक रिस्क, जो कि एडवर्स बिजनेस डिसीजन के कारण आता है, या हमारा जो बिजनेस चेंज है उसके उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबनेस नहीं है, तो स्ट्रेटजी रिस्क आता है, या कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है बिजनेस गोल का। रेपुटेशन रिस्क कब आता है, जब हमारा पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव हो, जब लोगों के बीच में नेगेटिव बातें हो रही हो हमारे बारे में, हमारा कस्टमर बेस घट जाए। उसका सिस्टमिक रिस्क कब आता है, जब सिंगल बैंक फेलियर हो जाए, जिसके कारण पूरा का पूरा होल बैंकिंग सिस्टम ही कहीं ही आप कोलैप्स हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1974 की बात है, हर्स्टेड बैंक जर्मनी में क्लोज हो गया, जिसके कारण पूरा बैंकिंग सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा था, तो वो सिस्टमिक रिस्क होता है दोस्तों। चलिए बेसल 1 पे आते हैं। 1996 का अमेंडमेंट है, ये इंटरनल रिस्क रेटिंग मॉडल को यूज करने के लिए अलाउ किया बैंकों को। उसके बाद इसमें बैक टेस्टिंग का यूज किया जाता है। इसमें बैंक को अलाउ किया जाता है कि वो शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेब्ट को यूज करें। और इसमें देखिए, अब हम लोग समझते हैं सीआरआर क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसल 1 रिक्वायर्ड मेजरमेंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क ओनली। तो देखिए इसमें कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं था, केवल दो ही रिस्क था, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। अब फॉर्मूला क्या था, तो कैपिटल फंड जो कि टायर 1 और टायर 2 है, उसके आप लोग नोमिनेटर में पुट कीजिए, और डिनोमिनेटर में आप लोग क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क को पुट कीजिए, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सीआरआर के अनुसार हम लोग बेसल 1 को पढ़ रहे हैं, वो क्या है, तो बेसल 2 के रिकमेंडेशन के अनुसार 8% है। आरबीआई गाइडलाइन कहती है 9%। जो इंश्योरेंस बिजनेस बैंक कर रही है उसके लिए 10%, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके लिए 10%, जो लोकल एरिया बैंक है उसके लिए 15%, और डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय बैंक के लिए है 9%। अब देखिए टायर 1 और टायर 2 कैपिटल को समझते हैं दोस्तों। तो टायर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है, पेड अप कैपिटल आता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता है। ये सब कंपोनेंट्स आपके टायर 1 के हैं, और ये सब नीचे वाले कंपोनेंट्स आपके टायर 2 के हैं। इसे एक बार देख लीजिएगा, इस पे आपको केस स्टडी पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे आप लोग का यूनिट मॉड्यूल डी का जो पहला यूनिट है रिस्क रेगुलेशन एंड कैपिटल वाला, उसको मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है। वहाँ पे मैंने समझाया भी है कि टायर 1 का क्या कंपोनेंट होता है, टायर 2 का क्या कंपोनेंट होता है। इसे आप लोग एक बार नज़र दोहरा लीजिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो टायर 1 का पार्ट है, और उसे 55% डिस्काउंट पे ऑफर किया जाता है। दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि इस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे केस स्टडी वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सभी केस स्टडी को, सभी पॉसिबल टाइप ऑफ केस स्टडी को कवर किया है दोस्तों। आइए सीआरआर को देखते हैं। सीआरआर को इंप्रूव करने का दो तरीका, एक तो कैपिटल को बढ़ा दो, ठीक है, टायर 1 कैपिटल को बढ़ा दो, जिसके कारण जो है इक्विटी स्टेक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है क्रेडिट वेट एसेट को घटा दो। सिंपल सी बात है। आप बेसिकली सीआरआर तो रेशियो होता है ना, हमारा रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, नोमिनेटर में कैपिटल होता है, डिनोमिनेटर में आपका ये होता है आरडब्ल्यूए होता है। तो आपको सीआरआर को बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैपिटल को बढ़ा दो यानी नोमिनेटर को बढ़ा दो, यानी तो डिनोमिनेटर को घटा दो यानी कि आरडब्ल्यूए को आप घटा दो। अब देखिए कुछ कुछ एसेट का रिस्क वेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी अपने वीडियो लेसन में, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो जो जो मेन पॉइंट्स है वो केवल कवर कर रहे हैं। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि अलग अलग एसेट का कितना कितना रिस्क वेट अलॉट किया गया है। वैसे तो ये डाटा आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी। अब हम लोग आते हैं बेसल 2 में। बेसल 1 और बेसल 2 में अंतर क्या था कि बेसल 1 क्रेडिट रिस्क को और मार्केट रिस्क को ही मेजर करता है, लेकिन बेसल 2 तीन तरह के रिस्क को मेजर करता है, इसमें ऑपरेशनल रिस्क भी जुड़ जाता है। ठीक है, अब अलग अलग बोरोवर के लिए अलग अलग रिस्क वेट को अलॉट किया गया, जैसे AAA, AA, BBB, ठीक है। अब
ठीक है, ये सब के लिए अलग अलग अलॉट किया गया है। बेसल 2 का 3 पिलर याद रखिए। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन। पहले बात करते हैं पिलर 1 यानी कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में। तो सीआरआर को जो कैलकुलेट किया जाता है कुछ मेथड्स के द्वारा, ठीक है। तो केवल डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग 3 तरह के रिस्क को लेंगे, क्रेडिट रिस्क को लेंगे, मार्केट को लेंगे और ऑपरेशनल को लेंगे, जबकि बेसल 1 वाले में हम लोग ऑपरेशन को नहीं लेते थे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट रिस्क जैसा कि बता दिए हम कि कोई लोन को डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है, तो लोन यदि डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्रेडिट रिस्क हमारा आता है, ठीक है। अब देखिए इसको मेजर करने का क्या क्या अप्रोच है, 3 अप्रोच है याद रखिएगा, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, आईआरबी अप्रोच और एक आईआरबी हमारा फाउंडेशन अप्रोच और एक आईआरबी हमारा एडवांस अप्रोच है। तो फिर से मैं बता दूं, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, आईआरबी फाउंडेशन अप्रोच और आईआरबी एडवांस अप्रोच। अब देखिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है, आरबीआई ने सभी बैंकों को डायरेक्ट किया है कि वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच को अडॉप्ट करे क्रेडिट रिस्क के लिए। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है कि रिस्क रेटिंग क्रेडिट एजेंसी करती है। इसके लिए कौन कौन सी एजेंसी अप्रूव्ड है, तो सीएआरई, फिच इंडिया, क्रिसिल और इकरा। अब देखिए रिस्क वेट कितना कितना असाइन किया गया है आरबीआई के द्वारा। देखिए ट्रिपल ए कॉर्पोरेट है तो 20%, ए कॉर्पोरेट है तो 30%, ए कॉर्पोरेट है तो 50%, ट्रिपल बी है तो 100%, बीवीएन बिलो है तो 150%। और इसी तरह आप देख सकते हैं एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कमर्शियल रियल एस्टेट और अनरेटेड एक्सपोजर को कितना रिस्क दिया गया है एज पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच। अब दोस्तों दूसरा है हमारा आईआरबीए, इंटरनल बेस्ड रेटिंग बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या है, जितने भी एडवांस 5 करोड़ से एबव हैं उसे हम लोग उसको रेट किया जाता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, ठीक, हमारे बैंक में। और आईआरबीए जो है एक बैंक का इंटरनल असेसमेंट है। इसका 2 वेरिएंट है, एक फाउंडेशन है और एक हमारा एडवांस है। बैंक जो है अपना असेसमेंट रिस्क रेटिंग का और कैपिटल का करेगी। वो किस बेसिस पे करेगी, इन सभी बेसिस पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया है अपने प्लेलिस्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीडी, लॉस गिवन डिफॉल्ट एलडी, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट ईडी, इफेक्टिव मैच्योरिटी एम। तो दोस्तों बैंक को डेवलप करना है अपना अपना खुद का रेटिंग मॉड्यूल सिस्टम, ताकि वो अपना इंटरनल रेटिंग को कर सके, ठीक है। और ये इंटरनल रेटिंग को कैसे, किस बेसिस पे हम लोग करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, क्रेडिट डिसीजन के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पावर के लिए और प्राइस फिक्सिंग के लिए। दोस्तों ये सभी पे बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। अब दोस्तों आरडब्ल्यू कैलकुलेट करने का क्या स्टेप है, पहला स्टेप है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर को कैलकुलेट कर लो। दूसरा स्टेप है अलाउएबल रिडक्शन को ले लो। तीसरा स्टेप है रिस्क वेट को अप्लाई करो रेटिंग के अनुसार। चौथा स्टेप है रिस्क बेस्ड एसेट को कैलकुलेट करो। और पांचवा स्टेप है कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करो। और छठा स्टेप जानते ही होंगे, सीआरआर को कैलकुलेट करो। दोस्तों मैंने अपने केस स्टडी में अच्छे तरीके से इन सभी स्टेप को समझाया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यदि मैं करने लगूंगा तो 15 से 20 मिनट इसी में लग जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके उसे समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो। अब हम लोग हेयर कट पे आते हैं। देखिए हेयर कट में क्या है, एलिजिबल फाइनेंशियल कोलेटरल क्या क्या है, डिपॉजिट बीइंग मेंटेन बाय बोरोवर अंडर लीन, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए जो लीन के अंदर डिपॉजिट्स है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, C इंटू 1 माइनस HFX इंटू MF। सी क्या है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, HFX 0 होता है यदि करेंसी सेम होता है तो, HFX 0.08 होता है यदि डिफरेंट करेंसी है तो, और MF हमारा मेच्योरिटी फैक्टर है। यदि हमारे अप्रूव्ड फाइनेंशियल कोलेटरल्स है उसके लिए फॉर्मूला है C इंटू 1 माइनस SC माइनस HFX इंटू MF माइनस E टाइम्स HE, ठीक है। हेयर कट क्या होता है, हेयर कट एक तरह का एडजस्टमेंट है जो कि एक्सपोजर के लिए हम लोग करते हैं, जो वैसा एक्सपोजर जो कि काउंटर पार्टी और कोलेटरल एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ कोलेटरल रिसीव्ड टू टेक अकाउंट ऑफ पॉसिबल फीस। देखिए आगे में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे मैंने ई स्टार करके लिखा है, मैक्सिमम ऑफ 0 और E टाइम्स 1 प्लस HE माइनस C टाइम्स 1 माइनस SC माइनस HFX। ये स्टार क्या है, एक्सपोजर वैल्यू आफ्टर रिस्क मिटिगेशन, यानी रिस्क मिटिगेशन के बाद जो एक्सपोजर वैल्यू है वो। E क्या है हमारा, करंट वैल्यू ऑफ एक्सपोजर, अभी का जो एक्सपोजर है वो, ठीक है। C क्या है हमारा, C है दोस्तों करंट वैल्यू ऑफ कोलेटरल रिसीव्ड। HFX क्या है, हेयर कट एप्रोप्रिएट फॉर करेंसी मिसमैच, और SC तो जानते ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सब, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है आप लोगों को। और SC क्या होता है, हेयर कट फॉर कोलेटरल। तो दोस्तों यदि डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने हेयर कट को अच्छे तरीके से समझाया है, एग्जाम्पल भी करवाया है, न्यूमेरिकल भी करवाया है दोस्तों। हम लोग मार्केट रिस्क पे आते हैं, तो हम लोग क्रेडिट रिस्क देख लिया, मार्केट रिस्क पे आते हैं। तो मार्केट रिस्क क्या होता है, जब मान लीजिए कि हमारा बैलेंस शीट में कुछ लॉस हो जाए या ऑफ बैलेंस शीट आइटम में कुछ लॉस हो जाए, ठीक है, किस कारण से, जो हमारा मार्केट प्राइस में मूवमेंट हो रहा है उस कारण से, ठीक है दोस्तों। तो एक तरह का रिस्क है एडवर्स डेविएशन ऑफ मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। इसके अंदर क्या क्या आता है, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क को मेजर करो, रिस्क को मॉनिटर करो, रिस्क को कंट्रोल करो और रिस्क को मिटिगेट करो। ये 4 प्रोसेस है दोस्तों। आप एल को याद रखिएगा, एल को क्या है, एसेट लायबिलिटी कमिटी। ये फ्रिक्वेंटली, ये ध्यान दीजिए,
ये फ्रीक्वेंट इंटरवल पे मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड, मैच्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट, फंडिंग पॉलिसी से रिलेटेड। मार्केट रिस्क को मेजर किया जाता है सेंसिटिविटी के बेसिस पे और डाउनसाइड पोटेंशियल के बेसिस पे। अब देखिए सेंसिटिविटी के बेसिस पे कैसे मेजर किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि मार्केट में रेट में जो चेंज आता है उसका बॉन्ड के वैल्यू से इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा बॉन्ड का वैल्यू उतना ही कम होगा। यानी तो उल्टा कहें तो यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। यदि मान लीजिए मार्केट में ज़्यादा तरलता है, ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसी कारण क्या होगा कि हमारा सिक्योरिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या होगा कि मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब देखिए दो मेथड है रिस्क असेसमेंट का, एक है बेसिक पॉइंट वैल्यू, दूसरा है हमारा ड्यूरेशन मेथड। मैं बात कर रहा हूँ सेंसिटिविटी मेजरमेंट की। बेसिक पॉइंट वैल्यू में क्या होता है, दिस इज चेंज इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन मार्केट यील्ड। मार्केट यील्ड में यदि 1 बेसिस पॉइंट चेंज हो रहा है तो हमारा सिक्योरिटी पे कितना चेंज आ रहा है, वही होता है हमारा बेसिक पॉइंट रिस्क। यानी कि चेंज इन यील्ड अपॉन चेंज इन यील्ड को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे और चेंज इन प्राइस को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो जितना ज़्यादा हाई बीपीवी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। ठीक है, ये तो हमारा था बेसिक पॉइंट वैल्यू मेथड। दूसरा है ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों, एक वो टाइम होता है जिसमें बॉन्ड होल्डर को वेट करना होता है ताकि वो अपने बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू को ले सके। जैसे मान लीजिए 5 साल का बॉन्ड है, फेस वैल्यू है 100 रुपया, 6% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका मैकलाउ ड्यूरेशन है 3.7 ईयर। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 130 रुपया का टोटल कैश फ्लो 5 साल तक मिलेगा और उसे डिस्काउंट यदि कीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू से तो वो इक्विवेलेंट होगा जो कि आपको 3.7 साल तक अमाउंट मिलेगा। इसको डिटेल में मैंने समझाया है अपने मार्केट रिस्क वाले वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हैं। और मैकुलर ड्यूरेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, पीवी टाइम्स टी डिवाइडेड बाय पी समेशन ऑफ पीवी। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लिए क्या कहते हैं, जो मैकुलर ड्यूरेशन को हम लोगों ने निकाला है उसको नोमीटर में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस यील्ड को। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम चेंज इन यील्ड, ये याद रखिएगा। चलिए तो एक पहला हम लोगों ने ड्यूरेशन मेथड बेसिक बीपीवी मेथड देखा, उसके बाद ड्यूरेशन देखा। अब डाउनसाइड पोटेंशियल को देखते हैं। तो डाउनसाइड पोटेंशियल किसको कैप्चर करता है, ये कैप्चर करता है लॉस इग्नोरिंग, प्रॉफिट को नहीं ले लेता है, केवल लॉस को कैप्चर करता है। ठीक है, और ये सबसे रिलायबल मेथड है, अभी मैंने बताया था। इसमें वैल्यू एट रिस्क का कंसेप्ट आता है दोस्तों। डाउनसाइड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग वैल्यू एट रिस्क के कंसेप्ट को यूज करते हैं। होता क्या है ये, हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट टू लूज, हम कितना लॉस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वीआर का वैल्यू एक्स आया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मैक्सिमम एक्स वैल्यू को अगले पीरियड तक यानी अगले टाइम हॉरिजन तक लॉस कर सकते हैं और 99% कॉन्फिडेंस लेवल को लिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस है दोस्तों हमारे इस मार्केट रिस्क में। तो फ्रेंड्स इस पीडीएफ में आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब के सब मिल जाएंगे। तो रिवीजन के लिए ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। और यदि रिक्वायरमेंट है आपको इस पीडीएफ की तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों बैक टेस्टिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें मॉडल बेस्ड वीआर को हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। देखिए एक तरफ हमारा मॉडल बेस्ड वीआर है और एक तरफ हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोस्तों। और ये हमें ये बताता है कि रिजल्ट जो है वो कॉन्फिडेंस बॉन्ड के अंदर फॉल करता है या नहीं फॉल करता है। उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग मार्केट वैल्यू में पॉसिबल चेंजेस, देखिए हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसका मार्केट वैल्यू होगा, उसमें क्या पॉसिबल चेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं मार्केट पैरामीटर के चेंज होने के कारण, वो हम लोग लेते हैं। यानी समझिए मार्केट पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हुआ, लिक्विडिटी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, एक्सचेंज रेट हुआ, स्टॉक प्राइस हुआ, ये सभी के सभी पैरामीटर्स मान लीजिए नॉन नॉर्मल मूवमेंट है इसमें, मतलब नॉर्मल मूवमेंट नहीं है दोस्तों, नॉन नॉर्मल मूवमेंट है। अब इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इन सभी पैरामीटर के नॉन नॉर्मल मूवमेंट के कारण, ठीक है, हमारा जो मार्केट वैल्यू है पोर्टफोलियो का उसमें चेंज आएगा। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग वही चेंज को बताता है। इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं, एक सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, एक सिनेरियो टेस्ट, एक मैक्सिमम लॉस और एक एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है, यदि मान लीजिए अभी जो मैंने फैक्टर बताया, पैरामीटर बताया ना, मान लीजिए वो एक्सचेंज रेट पैरामीटर है, तो शॉक जो हो सकता है एक्सचेंज रेट +2 हो, +4 हो, +6 हो। सिनेरियो में क्या होता है, इट इज लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है। इसके अंदर हम लोग शॉक को ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है, यदि कोई इवेंट हुआ ऐसा तो ये कॉन्सिक्वेंस बताता है किसी फर्म के लिए या किसी एक्सट्रीम के लिए। और ये अपना बेसिस होता है इसका हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है उसको करके ये आगे क्या फोरकास्ट करता है। दोस्तों मैक्सिमम लॉस में क्या होता है, इस अप्रोच में हम लोग पोर्टफोलियो के रिस्क को एसेस करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ मूव ऑफ मार्केट रिस्क। और लास्ट है हमारा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीआर को समझते हैं। वीआर को अभी मैंने बताया था कि हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट टू लूज। अब कैलकुलेशन ऑफ वीआर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी इनटू डेली वोलेटिलिटी
मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी इंटू डेली वोलेटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी एट ए गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1% चेंज इंटरेस्ट रेट का आपको इंपैक्ट निकालना है, वो मान लीजिए 6000 दिया हुआ है, डेली वोलेटिलिटी आपको 3% दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 2.2326, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। और हमारा डिफिशियंस पीरियड है 1 डे। तो वी आर कैसे निकालिएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया। मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी कितना है, सेंसिटिविटी मैंने बताया था ना दोस्तों, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण हमारा क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो हमारा सेंसिटिविटी होता है। तो 6000 आप लोग लिख दीजिएगा मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी की जगह। डेली वोलेटिलिटी आपका कितना है, डेली वोलेटिलिटी 3% है, 3 लिख दीजिए। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पे प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा 2.326, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको VAR मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट स्लाइड है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, तो मार्केट रिस्क को कंट्रोल किया जाता है बिजनेस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके और मार्केट लिमिट को सेट करके या कोई इकोनॉमिक मेजर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। पहला है लिमिट एंड ट्रिगर्स, दूसरा है रिस्क मॉनिटरिंग और तीसरा है मॉडल ऑफ एनालिसिस। अब दोस्तों कैपिटल चार्ज मार्केट रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसल कमेटी ने 2 मेथड बताया है मार्केट रिस्क के कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। एक है स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एक है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ कवर किए, और जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको आप क्या कीजिए कि मेरे केस स्टडी वाले वीडियो से कवर कर लीजिए। सभी वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट के हैं, एवरेज 10 मिनट के। तुरंत आपको कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स जो मेरे और भी जो थ्योरी वाली वीडियोज़ है उसमें खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं डिस्कस किया हूँ, कोई भी स्क्रैप डिस्कस नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द रिवीजन के लिए उसे भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको और भी PDF की रिक्वायरमेंट है क्विक रिवीजन के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि ये लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।